ना होते तो आज भारत बहुत ही पिछड़ा हुआ देश रह जाता। हेलो गाइस, दिस इज गरम महाजन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कंबाइंड एजुकेशन। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे, आज इस चैनल पे हमारी पहली वीडियो है और इस वीडियो में हम पढ़ेंगे सुपर हीरोज ऑफ कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस पार्टी के नायक, कांग्रेस पार्टी के महानायक के बारे में। सुपर हीरोज ऑफ कांग्रेस पार्टी, और ये ऐसे लीडर्स है, सुपर हीरोज इन द सेंस के लीडर्स। कांग्रेस पार्टी सुपर हीरोज इनको इसलिए कहा जाता है क्योंकि इन्होंने देश को संभाला। इन्होंने उस समय देश को संभाला कि जब भारत देश इतनी मुश्किलों का सामना कर रहा था, तब इन दो लीडर्स ने संभाला। उन्हीं दो लीडर्स के बारे में आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और उन्होंने कैसी सिचुएशन से हमारे देश को कैसे कैसे संभाला, वो सारी चीजें आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो उसके लिए, ये सब जानने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको बस वीडियो को लास्ट तक देखना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप लास्ट तक नहीं देखोगे तो आपको हाफ नॉलेज मिलेगी। इट इज ऑलवेज सेड दैट हाफ नॉलेज इज ऑलवेज डेंजरस। ये हमेशा कहा जाता है कि हाफ नॉलेज, आधी जानकारी हमेशा डेंजरस होती है। आपको किसी भी टॉपिक के बारे में फुल जानकारी लेना बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम स्टार्ट करते हैं आज की हमारी वीडियो सुपर हीरोज ऑफ कांग्रेस पार्टी। तो जो ये सुपर हीरोज है, ये कौन कौन है? एक है ये जवाहरलाल नेहरू जी, जवाहरलाल नेहरू, और दूसरे हैं ये श्री मनमोहन सिंह, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी। इन दो लीडर्स का भारत को संभालने में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल रहा है। अगर ये दो लीडर्स ना होते तो भारत आज एक बहुत ही पिछड़ा हुआ देश रह जाता, क्योंकि इन दोनों लीडर्स ने उन सिचुएशंस में भारत को निकाला है जिसमें कोई भी नहीं सोच सकता था कि भारत इस सिचुएशन से निकलेगा। लेकिन ये इतने इंटेलेक्चुअल लोग थे, इंटेलेक्चुअल लीडर्स थे, जिन्होंने अपनी बुद्धि का दिमाग किया और भारत देश को ना केवल संभाला, बल्कि अगर आज भारत वर्ल्ड पावर बना है, अगर आज भारत वर्ल्ड पावर बना है, G20 जैसे समिट को होस्ट कर रहे हैं, तो वो भी इन दोनों लीडर्स की ही देन है। अब हम बात करेंगे कि कैसे इन दोनों लीडर्स ने भारत को संभाला, कौन कौन सी सिचुएशन आई थी जब ये लीडर्स आए और इन्होंने भारत को कैसे कैसे संभाला। पहले हम बात करते हैं जवाहरलाल नेहरू जी की। पंडित जवाहरलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू ये देश के पहले प्रधानमंत्री भी थे। प्राइम मिनिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू, श्री पंडित जवाहरलाल नेहरू, ये कौन थे? ये देश के फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर भी थे, फर्स्ट पीएम ऑफ इंडिया। और फर्स्ट पीएम ये कब बने थे? ये फर्स्ट पीएम बने थे 1947 में, और 1947 में भारत का प्रधानमंत्री बनना मतलब सुसाइड करना। भारत का प्रधानमंत्री बनना 1947 में मतलब खुद को आग में झोंकना। ऐसा क्यों? दोस्तों, जब हमारा देश आजाद हुआ 1947 में, 15 अगस्त 1947 को जब हमारा देश आजाद हुआ, तब इंटरिम गवर्नमेंट फॉर्म की गई। इंटरिम गवर्नमेंट इन द सेंस कि जब किसी जगह पे कोई क्रांति चल रही हो, किसी जगह पे कोई क्राइसिस आया हो, तब जब बिना इलेक्शन के, बिना इलेक्शन करवाए कोई गवर्नमेंट बनती है, तो उस गवर्नमेंट को कहा जाता है इंटरिम गवर्नमेंट। तो तब 1947 में इलेक्शन तो हुए नहीं थे। इलेक्शन जो फर्स्ट जनरल इलेक्शन हुए वो 1952 में हुए, फर्स्ट जनरल इलेक्शन 1952 में हुए। लेकिन अगर आप बोलोगे तब प्राइम मिनिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू जी कैसे बन गए, तो तब इंटरिम गवर्नमेंट फॉर्म हुई थी। और इंटरिम गवर्नमेंट तब फॉर्म होती है जब किसी जगह पे कोई रेवोल्यूशन आया हो, जहाँ कोई चेंज आया हो, जहाँ कोई थ्रेटनिंग सिचुएशन आई हो, कोई खतरनाक सिचुएशन आई हो। तब अब आप बोलोगे कि 15 अगस्त 1947 को तो हमारा देश आजाद हुआ, तो फिर कैसी थ्रेटनिंग सिचुएशन, क्या डर था? ये तो खुशी की बात थी कि हमारा देश आजाद हुआ, जी बिल्कुल ये खुशी की बात थी, नो डाउट। ये खुशी की बात थी कि हम 200 साल की जो अंग्रेजी हुकूमत की गुलामी थी उससे हम आजाद हुए। लेकिन उस समय का भारत का प्रधानमंत्री बनना मतलब सुसाइड करना। क्यों? क्योंकि भारत देश 565 प्रिंसली स्टेट्स में डिवाइड था। सबसे बड़ा काम तो यही था
कि इन सभी प्रिंसली स्टेट्स को यूनाइट कर दें। अगर 565 में से 30-35 प्रिंसली स्टेट्स को छोड़ भी दें, जो पाकिस्तान के उसमें गई, पाकिस्तान की कंट्री में के साथ मर्ज हुई, लेकिन फिर भी इतनी प्रिंसली स्टेट्स को ज्वाइन करना ये बहुत ही डिफिकल्ट टास्क था। हालांकि उस समय के जो होम मिनिस्टर थे और डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर सरदार वल्लभ भाई पटेल जी, उन्होंने अपने एफर्ट्स के साथ इन सारी प्रिंसली स्टेट्स को क्या किया, इन सारी प्रिंसली स्टेट्स को डिवाइड किया। लेकिन किसके आदेश पे? पंडित नेहरू जी के आदेश पे। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उस समय बड़ी सारी ऐसी डिसीजंस लिए जो भारत के हित में थे। और जब भारत देश आजाद हुआ तब भारत की टोटल पॉपुलेशन थी 36 करोड़, टोटल पॉपुलेशन 36 करोड़। लेकिन जो लिटरेट लोग थे, पढ़े लिखे लोग थे, वो कितने थे? 36 करोड़ में से सिर्फ 50 लाख। तो एक मेजर चैलेंज था गवर्नमेंट के सामने, क्योंकि ये सभी को पता है कि अगर किसी देश को प्रोग्रेस करनी है, अगर किसी देश को तरक्की करनी है, तो उस देश की लिटरेसी लेवल को हाई रहना पड़ेगा, उस देश के लिटरेसी रेट को हाई रखना पड़ेगा। लेकिन भारत का लिटरेसी रेट तो ये 50% भी नहीं था। उस समय का भारत देश का प्रधानमंत्री बनना, इसलिए मैं बोल रहा हूं खुद को आग में झोंकना। देखो, जब भारत देश आजाद हुआ तब 500 करोड़ रूरल डेथ्स, 500 करोड़ रूरल डेथ्स। हर देश में मरता हुआ किसान, हर देश में, हर विलेज में, हर देश नहीं, हर विलेज में मरता हुआ इंसान। तब यूके ने, यूएसए ने, यूएसएसआर ने, सभी ने भारत की मदद करने के लिए मना कर दिया। इन्होंने कहा Who the hell are you? हम आपकी मदद नहीं करेंगे। बल्कि यूके ने, ब्रिटेन ने तो ये भी कहा था कि हम कुत्तों की, डॉग्स की और इंडियंस की मदद नहीं करते। यानी उन्होंने हमारा कंपैरिजन, इंडियंस का कंपैरिजन डॉग्स के साथ किया था। और उस समय का भारत का प्रधानमंत्री बनना, उस समय भारत की गद्दी पे बैठना और देश को ऐसी सिचुएशन तक लेके जाना। 1952 में इस आदमी ने फर्स्ट 5 ईयर प्लान चलाया एग्रीकल्चर को लेके, फर्स्ट 5 ईयर प्लान एग्रीकल्चर को लेके। और इनका मानना था कि हम एग्रीकल्चर में, फूड में सफिशिएंट बनेंगे ताकि हमारे देश में कभी भी फूड शॉर्टेजेस ना हो। 1960s में एक सॉन्ग आया था, बड़ा ही प्रसिद्ध सॉन्ग, कि मेरा जूता है जापानी, सिर पे टोपी रूसी तानी, लेकिन फिर भी दिल है हिंदुस्तानी। मतलब हम सब कुछ बाहर से ले रहे थे। जूता जो था वो जापान से, टोपी जो थी वो हमारा रशिया से ले रहे थे। एक सॉन्ग आया था जिसमें भारत की सिचुएशन को दर्शाया गया था। टेक्नोलॉजिकल असिस्टेंस हम ब्रिटेन के फॉलो कर रहे थे, खाने के लिए हमारे पास फूड शॉर्टेजेस की कमी थी, फूड शॉर्टेज थी। उस समय भारत का एक प्रधानमंत्री बना पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, भारत के उस समय प्रधानमंत्री बने और ऐसी ऐसी पॉलिसी चलाई जिसकी वजह से क्या हुआ, हमारे देश ने तरक्की करना शुरू की। फर्स्ट 5 ईयर प्लान एग्रीकल्चर को लेके, सेकंड 5 ईयर प्लान इंडस्ट्रीज को लेके। अगर किसी देश की प्रोग्रेस करना है, किसी देश को प्रोग्रेस करना है, वहां पे इंडस्ट्रीज भी चाहिए, वहां पे इंडस्ट्रीज भी चाहिए। जब भारत देश आजाद हुआ तब भारत में मात्र 12 इंडस्ट्रीज थी, सिर्फ 12, समझ पा रहे हैं। और जब 1964 में जवाहरलाल नेहरू जी की डेथ हुई, जब जवाहरलाल नेहरू जी की डेथ हुई तब भारत में कितनी इंडस्ट्रीज थी? 1200 से बढ़कर ये इंडस्ट्रीज हो गई थी 1180। तो आप खुद अनुमान लगाइए उस आदमी का कितना इंपॉर्टेंट रोल है भारत की डेवलपमेंट के लिए। समझ पा रहे हैं आप? तो ये सारी जो मेजर प्रॉब्लम्स आई थी पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के सामने, और उन्होंने कैसे हैंडल की इन सारी प्रॉब्लम्स को और भारत को एक ऐसी सिचुएशन पे पहुंचाया जहां पे वो एक वर्ल्ड लेवल पे पहुंच सके। दोस्तों, इंडस्ट्रीज को लेके उन्होंने सेकंड 5 ईयर प्लान चलाया। फिर थर्ड 5 ईयर प्लान, वहां पे उन्होंने क्या किया, वहां पे उन्होंने बोला अब हमारा देश फूड सफिशिएंट भी होने लगा है, हमारे देश में इंडस्ट्रीज भी आने लगी है। अब क्या चाहिए हमारे देश को? अब हमारे देश को चाहिए ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, ब्रिजेस, इंफ्रास्ट्रक्चर। तो थर्ड 5 ईयर प्लान में पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने ये सारी चीजें इंक्लूड की, तब जाके आज हमारा देश वर्ल्ड लीडर बन पाया। ये तो होगी बात जवाहरलाल नेहरू जी की, एक सुपर हीरो। इन्हें
मैं पर्सनल लेवल पे भारत का अभी तक का बेस्ट प्राइम मिनिस्टर जो है वो डिक्लेयर करता हूँ। अब मेरे पर्सनल व्यूज हैं, आपके पर्सनल व्यूज अलग हो सकते हैं। आपका अभी तक का भारत का बेस्ट प्राइम मिनिस्टर कौन रहा है आपके हिसाब से, वो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और क्यों, इसके पीछे का कारण भी आप मेरे को बता सकते हैं। तो ये मेरे हिसाब से पहले सुपर हीरो और सबसे बेस्ट प्राइम मिनिस्टर रही है भारत देश के सबसे बेस्ट प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू जी मेरे हिसाब से। ये तो होगी बात जवाहरलाल नेहरू जी की, जो हमारे फर्स्ट सुपर हीरो है। अब सेकंड सुपर हीरो कौन है और उन्होंने कैसे भारत को संभाला, अब हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। बात करते हैं हमारे दूसरे सुपर हीरो श्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के बारे में। दोस्तों, उससे पहले अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है, आप इस वीडियो को पसंद कर रहे हैं, तो आप इस वीडियो को लाइक अवश्य कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में एक प्यारा सा कमेंट जरूर डाल दीजिए। और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक कर लीजिएगा, ताकि मेरी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो दूसरे नंबर पे हमारे आते हैं डॉक्टर मनमोहन सिंह जी। आज आप जितना मर्जी डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को बड़ा बुरा बोल लीजिए कि वो जहां भी जाते थे वो सिर्फ ऐसे खड़े रहते थे, कुछ बोलते नहीं थे, लेकिन इंडिया की इकोनॉमिक कंडीशन को राइज करने में डॉक्टर मनमोहन सिंह जी का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल रहा है। बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल रहा है मनमोहन सिंह जी का। आजकल के जो लीडर्स हैं या जो आजकल के इन्फ्लुएंसर हैं, वो ये दर्शाते हैं कि जो डॉक्टर मनमोहन सिंह जी थे वो किसी भी बाहर के दौरे में नहीं जाते थे। वो जब भी जाते थे तो सिर्फ एक डिसेंट वे में खड़े रहते थे, कुछ बोलते नहीं थे। ये सारी चीजें गलत है। ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी और इंस्टाग्राम यूनिवर्सिटी से आपको बचना है। आपको जो रियलिटी है उसको पढ़ने। भाई, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी, इनका भारत और चाइना का जो रिलेशन था उसको हल्का सा जो इंप्रूवमेंट आई है उसमें इनका बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। ये अमेरिका अपने जो प्राइम मिनिस्टरशिप थी ये उसमें अमेरिका 3 बार गई है, 3 बार ये अमेरिका विजिट पे गई है। ये चाइना 2 बार गई और वहां जाके इन्होंने ऐसे ऐसे एग्रीमेंट साइन किए जिन्होंने भारत की डेवलपमेंट में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। 2008 में ये आदमी चाइना गया और वहां पे 24 एग्रीमेंट साइन करके आया था एज अ प्राइम मिनिस्टर। बड़ा हम बात करते हैं कि इन्होंने कैसे भारत देश को संभाला, तो ये बात है 1991 की, 1991 की ये बात है। भारत का प्राइम मिनिस्टर पीवी नरसिम्हा राव, पीवी नरसिम्हा राव और डॉक्टर मनमोहन सिंह जी देश के फाइनेंस मिनिस्टर, वित्त मंत्री, जिसको आप हिंदी में वित्त मंत्री बोलते हैं, फाइनेंस मिनिस्टर। 1991 की बात है दोस्तों। भारत पीपीपी के मामले में लास्ट पोजीशन पे था, लास्ट पोजीशन पे। अब ये पीपीपी क्या है? परचेजिंग, इसका मतलब आ जाता है परचेजिंग, इसका मतलब आ जाता है पावर और इसका मतलब आ जाता है पोटेंशियल। अब ये क्या है? परचेजिंग पावर पोटेंशियल इस चीज को दर्शाता है कि आपके पास कितना पैसा है कि आप बाहर से चीजों को इंपोर्ट कर सकते हो। भाई, अगर आपने, जैसे मान लो आप इंडिया में हो, अगर आपने यूएसए से कोई चीज इंपोर्ट करवानी है, कोई चीज देश में लानी है, तो आपको यूएसए को पैसे तो देना पड़ेंगे ना। वो फ्री में तो आपको कुछ देगा ही नहीं। यूएसए ले लो, कोई भी कंट्री ले लो, भाई अगर आप किसी शॉप पे जाते हो, आप उससे टॉफीज लेते हो मान लीजिए, तो आपको सिर्फ दुकानदार को, जो शॉप ओनर है, उसको पैसे तो देने पड़ेंगे ना। बिना पैसे देके आप उनसे टॉफीज थोड़ी ना लोगे, या कोई भी चीज थोड़ी ना मिलेगी बिना पैसे देके। और ये चीज और अगर आपके पास पैसे ही ना हो, तो आप टॉफीज ले पाओगे? वही बात हुई 1991 में। भारत पीपीपी के मामले में लास्ट पोजीशन पे था और हमारे कंट्री के पास, इंडिया के पास सिर्फ 14 दिन का पैसा बचा हुआ, सिर्फ और सिर्फ 14 दिनों का पैसा बचा हुआ था। 14 दिनों के बाद इंडिया का जो पैसा था, इंडिया का जो फॉरेन रिजर्व था,
वो खाली हो जाता, वो जीरो हो जाता, सिर्फ 14 दिन का पैसा बचा हुआ। देश पे आया इकोनॉमिक क्राइसिस। जो पेट्रोलियम वाले थे, तेल वाले, उन्होंने कहा अब हम आपको ऑयल नहीं दे सकते, क्योंकि 14 दिनों का पैसे, मतलब 14 दिनों का आपके पास ऑयल बचा हुआ है। अगर हम आपकी गाड़ियां पेट्रोलियम से भर दें और सडनली इंडिया पे कोई अटैक हो जाए किसी कंट्री से, तो इंडिया के जो मिलिट्री वाले हैं, डिफेंस वाले हैं, उनको भी तो पेट्रोलियम चाहिए, वो हम कहां से देंगे। इन्होंने कहा, ऑयल वालों ने, अब हमारे पास कुछ नहीं है, हम कुछ नहीं दे सकते। मेडिसिन सेक्टर, हेल्थ सेक्टर, उन्होंने कहा हम आपको मेडिसिन नहीं प्रोवाइड करवा सकते। पीवी नरसिम्हा राव टेंशन में आ गई, यार ये क्या हो रहा है, कहीं भारत फिर से गुलाम ना बन जाए। उस कंडीशन में पीवी नरसिम्हा राव ने फाइनेंस मिनिस्टर डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को बोला, हम आपको प्रधानमंत्री तक की पावर देते हैं, आप जैसे मर्जी करके देश को संभालो, प्लीज प्लीज, हम आपको प्रधानमंत्री तक की पावर देते हैं, आपको जितनी पावर चाहिए, आपको जो करना है कीजिए, लेकिन प्लीज देश को संभालिए। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी पढ़े लिखे आदमी थे। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने बोला नरसिम्हा राव जी को कि देश को हम संभाल लेंगे, चिंता मत करो, लेकिन उसके लिए हमें देश का सोना, जो गोल्ड है, उसको दांव पे लगाना पड़ेगा, एक गैम्बलिंग खेलनी पड़ेगी। नरसिम्हा राव ने कहा, अरे यार मैं तेरे को बोल तो रहा हूं, तेरे पास फुल पावर है, तुझे जो करना है वो कर। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी आए अपनी पे, उन्होंने भारत का सोना, भारत का गोल्ड यूके में गिरवी रखा और 300 करोड़ रुपया लेके आए थे वहां से, 300 करोड़ रुपीस 1991 में। और उस 300 करोड़ रुपए में उन्होंने भारत में इतना विकास किया, इतनी डेवलपमेंट और इतनी प्रोग्रेस की कि जब 2014 में डॉक्टर मनमोहन सिंह जी अपनी प्राइम मिनिस्टरशिप नरेंद्र मोदी जी को दे रहे थे, नरेंद्र मोदी जी को 2014 में है ना नरेंद्र मोदी जी, जब मनमोहन सिंह जी अपनी प्राइम मिनिस्टरशिप नरेंद्र मोदी जी को दे रहे थे, तो मनमोहन सिंह जी ने इस बात को याद दिलाया था कि हम उस समय से राजनीति में हैं जब देश पीपीपी के मामले में लास्ट पोजीशन पे था और देश के पास सिर्फ 14 दिनों का पैसा बचा हुआ था। अब इस देश की सत्ता मोदी जी आपके हाथ में है और दोस्तों वो 2014 से लेके 2023 आ गया है, भारत अभी भी पीपीपी के मामले में थर्ड पोजीशन पे ही है। यानी 2014 में उस आदमी ने पीपीपी को थर्ड पोजीशन पे पहुंचा दिया था और अभी तक भारत देश थर्ड पे ही है, सेकंड नंबर पे नहीं आया। फोर्थ पे नहीं किया है वो बात अलग है, लेकिन सेकंड पे भी नहीं आया है। तो डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने इस तरह से इकोनॉमिक क्राइसिस को हैंडल किया और भारत देश को उस समय संभाला और भारत देश की इकोनॉमिक कंडीशन को इंप्रूव किया और उसका रिजल्ट ये है कि अब भारत G20 का मेंबर है और G20 समिट को होस्ट कर रहे। G20 क्या है, जो मेजर इकोनॉमिकल कंट्रीज हैं, मेजर इकोनॉमीज हैं वर्ल्ड की, उनका एक समिट है। तो भारत अगर उसका एक इंपॉर्टेंट मेंबर बन पाया है तो वो सिर्फ डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के इकोनॉमिक रिफॉर्म से ही। तो ये थे डॉक्टर मनमोहन सिंह जी और पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, जो कांग्रेस पार्टी के सुपर हीरोज हैं। आज की वीडियो में दोस्तों बस इतना ही। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करके कमेंट एक प्यारा सा कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। फिर से मुलाकात होगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए थैंक यू वेरी मच।